जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 4 में हम देखेंगे टॉप 100 लिखित क्वेश्चन और डिटेल में जब हम बात करेंगे तो ये 300 प्लस क्वेश्चन के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सरस्वती नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ और बातें, जैसे ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन मिलता है, तो ऐसा प्रश्न बने तो आप सिंधु नदी मार्क करेंगे। सिंधु नदी सही आंसर होगा। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि गंगा नदी का कितनी बार वर्णन मिलता है, तो दोस्तों ऋग्वेद में सिर्फ एक बार गंगा का वर्णन मिलता है और यमुना का दोस्तों 3 बार वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 17। ये छुआछूत के विरुद्ध आपको अधिकार देता है। इसमें जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि सबके समान अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 आपके अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन कह लें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कह लें, इन सब के ऊपर बात करता है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत है, राइट टू इंटरनेट भी इसी के अंतर्गत है और दोस्तों बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत है। और राइट टू फ्री एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत है, जैसे एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इसी के अंतर्गत है 21A में। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव के ऊपर प्रश्न है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब सिक्किम के बारे में आपने जान लिया। अब लोसांग एक भूटिया जनजाति का प्रमुख फसल उत्सव है। तो आपसे ये भी प्रश्न बने, जो लोसांग महोत्सव है ये किस जनजाति का है? तो ये भूटिया जनजाति का एक फसल उत्सव है, महोत्सव है, याद रखेंगे। ठीक है। और असम में दोस्तों क्या है, बिहू नाम का एक फसल से संबंधित त्योहार मनाया जाता है। वैसे उसके 3 प्रारूप हैं, लेकिन इतना मोटा मोटी याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों लोसार त्योहार मनाया जाता है। क्या? लोसार त्योहार, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को ही दोस्तों दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसने ही इकता जो मतलब प्रथा थी, ठीक है, इक्तेदारी सिस्टम लगा के बढ़िया से ये रिवेन्यू रिसीव करने का काम किया, मतलब धन वसूलने या फिर राजस्व वसूलने का काम किया, जिसकी वजह से इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है। और आपसे प्रश्न बनता है लौह और रक्त की पॉलिसी किसने चलाई थी? तो दोस्तों लौह और रक्त की जो नीति है या पॉलिसी है वो बलबन ने चलाई थी। ठीक है। रजिया सुल्तान दोस्तों, अगर भारत में पहली महिला शासिका की बात होती है तो सबसे पहले रजिया सुल्तान सामने आती हैं। ठीक है, इनका नाम। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? अभी मैंने डिस्कस किया था किस आर्टिकल के अंतर्गत, अब आपसे अमेंडमेंट पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो दोस्तों 2002 में। याद रखेंगे, याद रखना ही होगा। ठीक है। और उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है इसको। ठीक है, एज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन। आपसे प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन था, इसी में दोस्तों जो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के इसको लीगल राइट बनाया गया, यानी कि एक तरह से कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन किस बारे में है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1764 में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों भारत की तरफ से संयुक्त सेना लड़ी थी। संयुक्त में कौन था? एक तो मीर कासिम था। ठीक है, ये बंगाल का नवाब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन फिर से मीर जाफर आ गया सत्ता पे और मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा और ये अवध चला आया।
अवध में आके वहां के शासक शुजाउद्दौला के साथ मिलके और वर्तमान मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा, ठीक है, जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इसमें दोस्तों ये तीनों लोग मिलके अंग्रेजों को हरा नहीं पाए, हार गए खुद ही, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों होता है इलाहाबाद की संधि और वहीं से भारत का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं से दोस्तों क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, दीवानी राइट्स, यानी कि एक तरह से राजस्व वसूलने का अधिकार, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1757 में क्या हुआ था, तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 को हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। 1764 के बारे में भी पूछ ले तो आपको पता चल गया है। और 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जो मध्यकालीन ग्रंथ है पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पद्मावत की रचना पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी, याद रखिएगा। और इन्होंने शेर शाह सूरी के काल में अवधी भाषा में पद्मावत लिखा था। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। अब यहाँ पे अबुल फजल जी का नाम आया है, तो इनकी रचना क्या है? तो दोस्तों इन्होंने अकबरनामा लिखा था, याद रखना है। क्या लिखा था? अकबरनामा। उसके बाद अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने दोस्तों तूतिए हिंद, ठीक है, इनको कहा गया था। और इन्होंने क्या रचना करी थी आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और खड़ी बोली का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। यह भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ठीक है। तो याद रखेंगे, तीनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन की बात है। तो दोस्तों ये जो मतदाता की उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल से, ठीक है, 18 साल की गई थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, केरल से, ठीक है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम संबंधित है, कर्नाटक से यक्षगान संबंधित है, उड़ीसा से ओडिसी संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में प्रश्न है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1931 में, ठीक है। यह समझौता गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुई। और 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ था, और ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, और मीडिएटर के रूप में मदन मोहन मालवीय भी वहां पे उपस्थित थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को, ठीक है। याद रखेंगे, किस किस क्षेत्र से अगर पूछ ले तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, अशोक ने, ठीक है। तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था मौर्य काल में। और कहाँ पे है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। ये भी आपसे प्रश्न बन जाता है। देखिए एक क्वेश्चन में 3 से 4 प्रश्न हम देख रहे हैं साथ साथ में। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोवियत संघ, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। जब जोड़ा गया था दोस्तों उस समय 10 था, और फिर से एक संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। उसमें क्या होता है, जो एजुकेशन है, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है, उसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वें नंबर पे रख दिया जाता है। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, याद रखेंगे। देखिए जो कुछ मैं बताऊं ना सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है बताइए? फंडामेंटल राइट लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जर्मनी से जो आपातकाल लगता है ना, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है आर्टिकल 352, 356, 360 में, ये इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न,
अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आदि शंकराचार्य। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल शंकराचार्य के पद पे जो बैठे हैं वो बड़े विवादों में हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो आदि शंकराचार्य थे और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का नारा दिया और 4 मठ स्थापित किए, ठीक है। अब यहाँ पे रामानुजाचार्य के ऊपर अगर प्रश्न बने तो दोस्तों इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो अगर पूछे विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुजाचार्य, ठीक है। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य। अगर मध्वाचार्य के ऊपर बात करें तो दोस्तों इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आपने 3 लोगों का नाम देख लिया और इनके बारे में जान लिया। अब वल्लभाचार्य के बारे में आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका औपचारिक घोषणा हुआ था 1905 में। याद रखेंगे 7 अगस्त को टाउन हॉल से, कलकत्ता का एक टाउन हॉल है वहां पे इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। और 1911 में बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द किया गया था, याद रखना है। देखिए आपने देख लिया बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 1905 में हुई। तो 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जान लिया। और कहां से हुआ? किसका? बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन था वो कहां से हुआ? 7 अगस्त को 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है। और देखिए 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है, जिसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, ठीक है। और 1916 में क्या हुआ था दोस्तों? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक पैक्ट हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल से। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। और 352 की बात करें दोस्तों तो 352 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है जो इंदिरा गांधी के समय काल में लगा था, ठीक है। और 356 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन कह लें या फिर राज्य आपातकाल कह लें, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 356 के अंतर्गत लगता है ये, ठीक है। संविधान संशोधन का विषय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। तो आपको सारे आर्टिकल याद रखने। देखिए वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। ये सभी आर्टिकल ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन 368, ठीक है। तो जितना मैं बताऊं सब ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, राष्ट्रकूट, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों राजा कृष्ण प्रथम ने एक ही चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया था, याद रखना है। किसने? राजा कृष्ण प्रथम ने। और पल्लव के बारे में बात करें तो इन्होंने जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, ठीक है, आपने देखा होगा महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताइए। ये तो मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में बताई थी। तो ये एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, ठीक है। क्या है? गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है दोस्तों? ये थिंक टैंक का कार्य करता है, ठीक है। और ये कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था, ठीक है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रसिद्ध चित्रकला जो है बनी ठनी, ठीक है, ये किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। आप देख लीजिएगा एक बार निकाल के, अगर आपको मतलब लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं तो आप यूपीएससी 2018 का प्रश्न पत्र देखिएगा, वहां पे ये प्रश्न मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किशनगढ़ स्कूल में, ठीक है। याद रखेंगे इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, जो बनी ठनी शैली है, ठीक है। याद रखेंगे भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, मेवाड़ की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है, ठीक है, मेवाड़ स्कूल। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों बताइए, ये तो मैंने बता रखी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने एक बात कही थी, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। तो ये भी बात इनके बारे में याद रखना है।
प्रश्न संख्या 21 देखिए, आपसे पूछा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप समूह में। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और ये अंडमान जो एक मध्य अंडमान है, ठीक है, उसके पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो याद रखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और निकोबार की बात करें तो यहाँ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे। ये भी याद रखना है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे, लक्षद्वीप जो है दोस्तों, इसकी विशेषता पूछी जाती है, ये कोरल रीफ से निर्मित है, मतलब जो प्रवाल चट्टानें होती हैं उससे निर्मित है, जिनको हम मूंगा भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, केरल, ठीक है। और यहाँ की लिटरेसी कितनी थी दोस्तों 2011 में? 94%। कितनी? 94%। दूसरे स्थान पे पूछा जाता है दोस्तों, दूसरे स्थान पे मिजोरम है। कौन? मिजोरम दूसरे पे है। कितना परसेंट लिटरेसी के साथ? तो दोस्तों ये है आपका 91.3%, ठीक है। इतने लिटरेसी के साथ मिजोरम कितने स्थान पे आ जाता है? दूसरे स्थान पे। और सबसे बेकार, सबसे कम जो है वो किसका है? बिहार का है। कितना? 61.8, केवल 61.8% लिटरेसी बिहार की दर्ज की गई थी। चलिए देखिए, सेशन अगर आपको पसंद लगे, आपको लगे कि हाँ ये उम्दा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, तो हाँ दोस्तों ये डेफिनेटली आएंगे। होमगार्ड में भी आएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आएंगे, दरोगा में भी आएंगे, स्टेट पीसीएस में भी आएंगे, ठीक है। तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, यानी कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से, जलवायु से रिलेटेड है, उसके परिवर्तन से जुड़ा हुआ विषय है। तो याद रखना है, मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में समझाया था इसके बारे में। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछे तो दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश महान, जनसंख्या में प्रथम पे है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से चौथे पे आता है, लेकिन जनसंख्या में पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है। दूसरे पे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है, और चौथे पे उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टिकोण से प्रथम पे है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, नर्मदा। और दोस्तों पश्चिम घाट की तरफ गिरने वाली नदियां इस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्व घाट की ओर गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये भी याद रखना है। जैसे नर्मदा हुआ, ये इस्चुरी बनाती है। उसके बाद तापी हुआ, ये भी इस्चुरी बनाती है। उसके बाद दोस्तों और भी नदियां हैं, जैसे माही आके नदी गिरती है, उसके बाद एक सबरीमाला आके गिरती है, और एक साबरी आके गिरती है, ठीक है। तो और आपको पेरियार नदी भी देखने को मिलेगा। ये सब क्या है? ये इस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि ये पश्चिम घाट की तरफ गिरती हैं। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, उसके बाद ये सब क्या करती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आपसे प्रश्न बनता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, ये घटित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों क्षोभ मंडल में जहाज आसानी से नहीं उड़ाए जा सकते, और जहाज कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। और जो आयन मंडल है दोस्तों, ये बेताब संचार में हेल्प करता है। जैसे मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर बात करते हैं, या फिर आप रेडियो सुनते हैं, ये आयन मंडल से पॉसिबल हो पाता है। जो आप लुक गिरने की घटना सुनते हैं, जहां से आप विश पूरी करते हैं आपने बहुत बार मन्नतें मांगी होगी ऐसे आग का लुक का देख के, मतलब कुछ लोग मांगते हैं, बहुत लोग नहीं, ठीक है। तो क्या पता आपने भी कुछ मांगा हो, कुछ स्पेशल, कमेंट करके बताइए क्या मांगा था आपने। तो ये जो मध्य मंडल में क्या होता है, जब उल्का पिंड या फिर कोई मीटियोर गिरता है तो घर्षण की वजह से मध्य मंडल में उसमें आग लग जाती है, और वहां पे ये जलने की लुक जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, ललितपुर। याद रखेंगे, यूरेनियम के लिए और कॉपर के लिए कौन जाना जाता है? ललितपुर। ये भी आपको याद रखना है, याद तो होगा ही। और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो 242
व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आंकड़ा पूछा जाए तो पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न बने उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे गाजियाबाद। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा गाजियाबाद। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, को प्राप्त करने वाले वैश्विक लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2030 तक। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, उसको 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? राइट आंसर है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर का है? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर का। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न बने मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा पे है, तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि जो डुरंड रेखा है वो कहाँ पे है, तो आप कमेंट करेंगे। अगर रेड क्लिफ पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में सेम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, IUCN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जिसको हिंदी में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित ये करता है, आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? इसके पहले हमने देखा था किस नदी पर है, और यहाँ पे राज्य पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कर्नाटक। नदी कौन सी है दोस्तों? वराही नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर जोग जलप्रपात की बात पूछ ले तो दोस्तों ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, और जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पे है। किस नदी पे दोस्तों? शरावती पे। लेकिन जो कुंचिकल है वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो किस पे है? वराही पे। और कुंचिकल के बारे में दोस्तों स्टेट PCS 2018 में प्रश्न बना हुआ है, आप जाके चेक कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जितनी बातें मैं कहता हूँ ना, एक बार क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? तो आपको सच पता चल जाएगा कि ये जो प्रश्न है ये सच में अच्छे क्वालिटी के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिसर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए रिकॉर्ड की जाती हैं, ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड किए जाते हैं कि आपको आसानी से एग्जाम में प्रश्न मिल जाए। ठीक है, और देखिए अगर इतना इफर्ट मैं कर रहा हूं तो आपका ना बस 2 से 3 सेकंड जाता है ऐसे वीडियो को लाइक करने में, जाके अपना स्कोर बताने में, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने में। ठीक है, और आपके लिए मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, टेस्ट बना के आपका स्टैटिक जीके कवर करा के बिल्कुल फ्री में, है ना? और वो भी बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना भूमिका निभाइएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी, 943 है। ठीक है, तो याद रखेंगे 943 है, बहुत कम है। ठीक है, अब 943 है क्या? 1000 पुरुषों पे 943 ही महिलाएं हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जो 57 पुरुष हैं वो तो अविवाहित रहेंगे। ठीक है, मतलब मोटा मोटी तो यही बात हुई ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और सबसे बढ़िया अगर पूछे किसका सेक्स रेशियो है तो दोस्तों केरल का 1084 है, मतलब यहाँ पे 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, चलिए सबसे बेकार पूछे तो हरियाणा आप याद रखेंगे, और वन की स्थिति में भी। ठीक है, सबसे कम वन भी हरियाणा का है। एजेंडा 21 की बात है का संबंध किस वैश्विक शिखर सम्मेलन से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रियो पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोन के परत के संरक्षण से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल है। पेरिस समझौता किस बारे में है आप मुझे बताइएगा, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल हो गया, ये प्रश्न मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और डोडा बेटा है ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ये नीलगिरी पर्वत पे देखने को मिलता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। जो मलयगिरी है कहाँ पे है कमेंट करके बताइएगा।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दोस्तों जैसे एक फैक्चुअल डाटा भी आपसे पूछा जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे हाइट पूछ ले अनाईमुडी का तो 2695, ठीक है, ये डाटा आप 2695 क्या है, मीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किस दशक को माना जाता है? मैंने इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में डिटेल में बताया था, तो बताइए अब आप मुझे। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से 1981 के बीच में। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था 1961 से 1971 के बीच में दोस्तों 24.08% जनसंख्या बढ़ी थी पॉजिटिव अचानक से। और मैंने आपको एक ग्रेट डिवाइडेड ईयर भी बताया था 2021, ठीक है, ग्रेट डिवाइड ईयर यानी कि जिस वर्ष सबसे कम जनसंख्या बढ़ी थी, मतलब माइनस में चली गई थी। कितना माइनस में गया था दोस्तों? 0.31% निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था 2021 में भारत में, तो उसको ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर रखी है। देखिए अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, ये चौथा टेस्ट है, इसके पहले 3 टेस्ट आ चुका है फुल लेंथ का टेस्ट, जिसमें आपको एक क्लास में ही 400 प्रश्न मिल जाते हैं। जैसे आज ही देखिए एक क्वेश्चन के पीछे हम 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन होते होते दोस्तों 400 क्वेश्चन लगभग आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक टेस्ट में 400 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जिससे आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाता है और तैयारी भी अच्छी खासी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस काल्पनिक रेखा द्वारा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों इसको भारत की जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं, और ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, आपसे और भी प्रश्न बनता है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो इनको आप याद रख लेते हैं, ये 8 के 8 आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से भारत की जो दूरी है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वहां से और विषुवत रेखा के बीच में दूरी अगर पूछ ले तो दोस्तों 876 किलोमीटर का। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर प्रश्न पूछ ले कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो दोस्तों 876 किलोमीटर। ये बात सिर्फ आपको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। ठीक है, मकर रेखा दोस्तों ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन कहाँ पे है? ये मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो कर्क रेखा है ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आर्कटिक रेखा कितने पे है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो अब आपको पता ही चल गया है, आप मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों बताइए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं इसका। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और ओजोन परत का जो मतलब क्षरण हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकल रही थी? मोस्टली रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, और उसमें जो क्लोरीन है मोस्टली वो क्या करता था? ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग होता है। आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। 16 सितंबर आपको डेट याद रहना चाहिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, जितना मैं बोलूं सारे के सारे आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो बताइए। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अभी मैंने बताया था, है ना, जस्ट अभी बताया था, हरियाणा। अगर जंगल की दृष्टिकोण से देखें तो जंगल भी सबसे कम है, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशियो भी सबसे खराब है। ठीक है, तो हरियाणा की बात है, यहाँ पे 879 ही लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2015 में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धरा खेत हरा के नारे के साथ इसको शुरू किया गया था। स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, कहां से दोस्तों बताइए? राजस्थान के सूरतगढ़ से। अगला प्रश्न, नगरीकरण के कारण शहरों में कंक्रीट के निर्माण उत्पन्न होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं?
तो बताइए, नगरीकरण के कारण शहरों में कंक्रीट के निर्माण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को, गर्मी को, मैंने आपको लिए आसान कर दिया प्रश्न क्योंकि मैंने इसके पहले किसी न किसी टेस्ट में आपको बता रखा है। तो उसको हम क्या कहते हैं आप बताइए दोस्तों? इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। मैंने आपको बताया था कि गांव का तुलना एक शहर से कर लें तो शहर में बहुत सारा पक्का मिल जाता है, मतलब रोड भी पक्का, नाली भी पक्का, कच्ची रास्ते भी पक्के, फर्श भी पक्का, तो जमीन कहीं रहता ही नहीं है। जितना प्रकाश आता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस अधिक होता है इंडस्ट्री की वजह से और लोगों की पॉपुलेशन की वजह से, और इस वजह से जो शहर की स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म दिखाई देती है, ठीक है, और जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड के रूप में देखते हैं। सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव भी यहीं पे आपको पता चल गया कि कुछ गैसें होती हैं वायुमंडल में जो उष्मा को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, वायुमंडल गर्म रहता है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहीं पे देखिए अल नीनो प्रभाव है। तो दोस्तों अल नीनो प्रभाव कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव है, जिसकी वजह से भारत की जो जलवायु है यानी कि जो मानसून है वो कमजोर हो जाता है, और अल नीनो के प्रभाव से जो मानसून है वो वापस कहाँ पे खिंच जाता है? प्रशांत महासागर में, पेरू के तट पे, और वहां पे घनघोर बारिश होती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा क्या होता है तो आपको ये पता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो बारिश होता है, तो वही बारिश के थ्रू H2SO4 में कन्वर्ट होकर गिरते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगले प्रश्न में दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है, बजट है, उससे जुड़े मतलब महत्वपूर्ण एमसीक्यू और अन्य महत्वपूर्ण स्कीम से रिलेटेड। तो इसको ध्यान से देखिए, देखिए एकदम बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है, रिसर्च करके कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कितना दोस्तों? 9.12 लाख करोड़ का, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा इस बार का बजट किस डेट को आया, तो दोस्तों 11 फरवरी 2026 को। किसने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों सुरेश खन्ना जी, ठीक है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ये भी याद रखना है। और इनका इस प्रकार 7वां पूर्णकालिक बजट है, किनका? सुरेश खन्ना जी का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो नारायण दत्त जी हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एन.डी. दास उनको कहते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कृषि एवं संबंध सेवाओं के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 9%, ठीक है। तो याद रखिएगा शिक्षा को सर्वाधिक मिला है कितना? 12.4%। कितना? 12.4% एजुकेशन सेक्टर को मिला है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत में जो जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ऑप्शन देता हूं 269A या फिर 279A, ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक है, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ आप भी कीजिए कुछ मैं भी करूं, जिससे क्या हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो और आप बेहतर करें एग्जाम में। सिर्फ आप सुन लेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो आप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और जब एक्स्ट्रा नहीं सीखेंगे तो आप भी वही लेक्चर, अगला भी वही लेक्चर, तो आप आगे कैसे जाएंगे? तो कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है। और मैं तो कर ही रहा हूँ एक्स्ट्रा, है ना। वर्ष 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव क्या रहा? बताइए। ऐसा मतलब एक एप्लीकेशन टाइप का प्रश्न आपसे बन सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग टाइप का प्रश्न। बताइए क्या रहा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है। डिजिटल लेन देन और कर अनुपालन में वृद्धि हुई, टैक्स कंप्लायंस में वृद्धि हुई, डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। ऑप्शन सी इसका अच्छा जवाब होगा, ठीक है। देखिए अब हर एक QR कोड और मतलब ऑनलाइन पेमेंट लेने वाली फैसिलिटी लेके घूमते हैं ना। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में गन्ना किसानों के लिए जो मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? दोस्तों प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए।
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी 30 रुपया। ठीक है, तो प्रति 30 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, तो आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये तो बड़ा सिंपल हो गया, मैंने अपने अन्य क्लासों में भी बताया है, जो कृषि क्षेत्र है वो सर्वाधिक रोजगार देता है। लेकिन जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? वो टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो ये बातें तो मैंने आपको बता रखी है। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी 16 से 17%। देखिए, आपने राज्य के बजट को देखते देखते अब आप यूनियन का भी बजट देख रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये करंट अफेयर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश 2026-27 में पुरुष एवं महिला घटकों के लिए क्रमशः कितनी राशि प्रस्तावित है? बताइए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, कितना है दोस्तों? 195 करोड़ और 115 करोड़। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, हाल के रुझानों के अनुसार किस फसल को 100% निर्यात नीति के साथ एक सनराइज उद्योग माना जा रहा है? बताइए। 100% निर्यात नीति के साथ एक सनराइज उद्योग, बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर इसको हम कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और इसमें सबसे अधिक प्रोमोटेड जो स्टेट हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटक हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, इसका निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। मेक इन इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है लखनऊ और कानपुर समेत 6 नोट्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 6 नोट्स में मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बता रखा था डिटेल में। इसमें आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर है और लखनऊ है। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। वर्तमान आर्थिक रुझानों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा देश है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार भागीदारी है तो वो भी कौन है? व्यापारिक भागीदारी में वो अमेरिका ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जलीय कृषि जो एक्वाकल्चर है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 155 करोड़। ठीक है, अब एक्वाकल्चर क्या होता है? तो दोस्तों पानी में क्या है, मतलब फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, पानी में जड़ें होती हैं, उसमें मान लीजिए मछली वगैरह छोड़ दिया आपने और उसके मछली के मल से और पानी में कुछ न्यूट्रिशन की वजह से वो पौधे ग्रो होते हैं, जिसको एक्वाकल्चर कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितनी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 100 करोड़ का। ठीक है, तो यूपी बजट 2026-27 में कितने का है? 100 करोड़ का। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे। सबसे अधिक कहाँ से मिलता है एफडीआई? तो दोस्तों सिंगापुर से, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? मॉरिशस। ठीक है, ये वर्तमान के आंकड़े हैं, पहले मॉरिशस हुआ करता था। ठीक है, आधुनिक कृषि क्षेत्र में ड्रोन और एआई के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीति का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है
सटीक कृषि और संसाधनों का कुशल उपयोग। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डिजिटल सशक्तिकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2374 करोड़ का। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो मतलब योजना है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। अगला प्रश्न, यहां पे प्रश्न है ई नाम पोर्टल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका प्राथमिक कार्य? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ई नाम पोर्टल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डिजिटल बाजार निर्मित करना। याद रखेंगे, तो आपको कृषि उत्पाद के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बाजार प्रदान करना, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हाल ही में किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, भारत रत्न। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन ही है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक। ठीक है, आपको पता ही है, ये तो बता रखा है कई बार। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो दोस्तों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2.24%। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है पीएम किसान के बारे में। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आपको अगर नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और पी जाइए। ये है आपका 6,000 रुपया। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का सहायता दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने का कौन सा विटामिन इसमें सहायक होता है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, विटामिन के। और यह रक्त स्राव को रोकने और चोट लगने पर थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। विटामिन सी का क्या उपयोग है? तो दोस्तों ये क्या करता है, स्कर्वी रोग को खत्म करता है। सॉरी, बोलते बोलते गला सूख गया और आपसे एक लाइक तक नहीं होता, कंजूसो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी सपोर्ट कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं और अधिक एनर्जी डाल के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं और बढ़िया कंटेंट लाता हूं। देखिए जो भी कंटेंट है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, विटामिन ए है, ये आंख की रोशनी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर रतौंधी जैसी बात हो तो विटामिन ए, जिसको रेटिनल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी दोस्तों ये प्रकाश से हमें मिलता है, प्रकाश संश्लेषण होता है हमारे स्किन में। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे स्किन में मतलब स्किन को लगता है तो हमारी स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, संश्लेषण होता है, तो इस तरह से हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। शुष्क बर्फ ड्राई आइस निम्नलिखित में से किस ठोस रूप में है? बताइए किसका ठोस रूप है? सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है वही है शुष्क बर्फ। ठीक है, इसको अगर आप गर्म करेंगे ना सीधे गैस में बदल जाएगा। इसको हम सब्लिमेशन कह देते हैं। अगर कोई ठोस डायरेक्ट क्या होता है गैस में बदलता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है वो क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण है प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वायुमंडल के जो कण हैं वो नीले प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक फैलाते हैं। ठीक है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है रिक्टर स्केल का प्रयोग। और जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सिस्मोग्राफ, और जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। अगर भूकंप आया और तोड़ फोड़ मचा के गया है तो उसके इंटेंसिटी को जब हम गणना करते हैं तो उसको हम मर्कैली स्केल के थ्रू गणना करते हैं।
तो इन हमने देखा जो भूकंप का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो रिक्टर स्केल पे, उसका जो प्रभाव है, जो इंटेंसिटी का प्रभाव है, वो हम मर्कैली स्केल पे मेजर करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सोनार का। ठीक है, याद रखेंगे। हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, एलपीजी कुकिंग गैस में मुख्य रूप से कौन से गैस पाए जाते हैं? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। और उसके साथ साथ एथिल मर्केप्टन मिलाते हैं कि उसका जो दुर्गंध है अगर लीकेज हो तो पता चल जाए। ठीक है, एथाइल मर्केप्टन। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस, तो दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे मैं आपको देने जा रहा हूँ एक दिव्य ज्ञान। ठीक है, और इसको आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिएगा। देखिए, स्त्रियों को भारत में ऊर्जा की देवी के रूप में देखा गया है। अब क्यों? इसके पीछे एक मतलब बहुत बड़ी कहानी है बायोलॉजी की। देखिए, जब बच्चा बनता है, ठीक है, तो जब बच्चा बनता है दोस्तों, तो उसमें जो जाइगोट बनता है, आपको पता होगा, स्पर्म और एग्स मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनता है। तो उसमें जो महिलाओं का है, ठीक है, उस जाइगोट में मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है, याद रखेंगे। और जो न्यूक्लियस है वो पुरुष का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही किसका स्रोत है? पावर हाउस का, यानी कि ऊर्जा का। तो आप यहां से कोरिलेट करके समझ जाएंगे ऊर्जा की देवी या शक्ति क्यों कहते हैं महिलाओं को। ठीक है, याद रखेंगे आप इस महत्व को। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप कमेंट में अपना ना लिख दीजिएगा अपना नाम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल कहते हैं इसको। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? प्रश्न बने तो फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं उसको। याद रखेंगे आप, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। मोस्टली मैंने एक टेस्ट में बात किया था कि सिलिकॉन से बना होता है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। बादलों के फटने की जो प्राकृतिक घटना है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कम से कम क्षेत्रों में, मतलब सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी वर्षा होना। ठीक है, और इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, इसके पहले टेस्ट में, कि कैसे बादल फटने की घटना होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, चले ये इतना डिटेल में आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पेंसिल बनाने में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ये एक निश्चित ताप पे विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम रिपीट करके देखेंगे। तो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी स्थापना कब हुआ, इस एक्ट का ये कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 2005 में। ठीक है, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। आपको याद रखना है, इसको अथॉरिटी के रूप में भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और जो हाल ही में एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप मुझे बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। ठीक है, और इसे विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में गिना जाता है। और हाल ही में एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है वो वाराणसी बनी है। ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल अनुदान राशि को कितना बढ़ाया गया दोस्तों? 15,000 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ये नए बजट का प्रावधान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
25,000 रुपया। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक आपको 82 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 72 है। ठीक है, तो 2024-25 में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, जो 6 चरणों में अब दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2024-25 का अपडेट है। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य के बारे में प्रश्न है। ये प्रदेश के किस क्षेत्र की एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है? तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज क्षेत्र में ये होता है चरकुला नृत्य। ठीक है, और ये मथुरा क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें महिलाएं सर पे 108 दीपक जलाकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। ठीक है, मतलब पिंजरा टाइप का बना के, उसमें ऐसा नहीं कि सर पे 108 दीप कैसे आएंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने कांच उद्योग और चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिरोजाबाद, और इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है कंगना रनौत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो न्यायिक मुख्यालय है किस शहर में स्थित है? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको दूसरे टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रयागराज इसका राइट आंसर होगा। जब बात होगी न्यायिक मुख्यालय का तो प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका प्रशासनिक मुख्यालय पूछा जाए तो लखनऊ हो जाएगा। तो दोनों बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे है? चित्रकूट में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताइए। इसके पहले सेशन में मैंने डिटेल वाले सेक्शन में आपको बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक इसको हम शॉर्टली बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललितपुर में। ठीक है, और ये वही ललितपुर है जो अपने वहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की सीमित मतलब मात्रा होने की, और फिर कॉपर की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बटेश्वर मेला के बारे में, जो एक प्रसिद्ध पशु मेला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया कहाँ जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, आगरा में। ठीक है, तो ये ऊँट का यहाँ पे खरीद बिक्री भी होता है, तो ऊँटों का मेला भी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया यानी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? देखिए मैंने इसके पहले वाले सेशन में डिटेल में बताया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के आया है। बताइए, अगर आप ऐसे सेशन अटेंड करते हैं ना तो आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सोनभद्र आपका सही जवाब होगा। और आपको पता है जो यहाँ पे ताप विद्युत संयंत्र है, ये कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र मतलब थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, कहाँ पे है? ओबरा में, आपने नाम सुना होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कहाँ पे है ये? बुलंदशहर में। ठीक है, याद रखेंगे, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और डेयरी विकास करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एक चीज़ और बता दूं, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री और रेशमी साड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ की जो बनारसी रेशमी साड़ियाँ हैं वैश्विक रूप से प्रसिद्ध हैं, और भदोही जो है इसमें दोस्तों ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत कुल कितने नोड्स
विकसित किए जा रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये प्रश्न आपसे बनेगा, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, यानी कि 6 करेक्ट हैं। और कौन कौन है? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, तो ये 6 डिफेंस कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट कारपोरेशन की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1974 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर डेट पूछ ले तो 25 नवंबर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इत्र के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए दोस्तों, इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कौन है? कन्नौज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। और इसके बारे में और भी एक महत्वपूर्ण बात है, ग्रास ऑफ द ईस्ट भी इसको कहते हैं और इत्र की नगरी भी कहते हैं। दोनों बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, और जौनपुर को एक विशेष नाम दिया जाता है दोस्तों, वो क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे अभी आपने देखा ना इत्र नगरी, वैसे ही जौनपुर को भी कुछ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार किस विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो दोस्तों ये राजस्व विभाग का होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो तहसीलदार ये तहसील स्तर पर राजस्व वसूली और भू अभिलेखों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, जो आपको याद रखना है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बहुत इजी हो गया ना, इसलिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मिशन शक्ति अभियान है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाई गई एक मिशन है, मिशन शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये महिलाओं को जो अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए इसको शुरू किया गया था, और ये यूपी सरकार का एक फ्लैगशिप अभियान भी है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी ब्राजील के। ठीक है, नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 लोग आमंत्रित थे दोस्तों, अब दोनों का नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने जो रैंसमवेयर हमलों को रोकने हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित मुख्य एजेंसी कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सर्ट इन। ठीक है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसको हम कहते हैं, जो साइबर हमलों जैसे फिशिंग हुआ, रैंसमवेयर से निपटने के लिए भारत की नोडल एजेंसी है सर्ट इन। ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित होने वाली प्रमुख हस्तियों में कौन शामिल है? तो बताइए, ऑप्शन देखिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से दिग्गज राजनेता। ठीक है, तो याद रखेंगे, और यहाँ पे बिना नाम दिए, ठीक है, एक तरह से उनका औहदा दिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जामों में देखा गया ऐसा प्रश्न। पड़ोसी पहले यानी नाइबरहुड फर्स्ट की जो नीति है, उसके तहत भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है की समीक्षा के लिए वार्ता शुरू की? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाले डीप फेक वीडियो पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में किस नए अधिनियम को कड़ा किया है? तो दोस्तों ये मैंने कल के टेस्ट में बताया था। ठीक है, अब फिर से आपके सामने प्रश्न बन के आया है, और इसके ऊपर भारत सरकार बहुत अपना मतलब एक तरह से हथकंडा अपना रही है इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आईटी जो रूल्स 2021 में संशोधन करके, ठीक है, इसके ऊपर कार्य किया जाएगा कि डीप फेक से किसी को डिफेम न किया जाए। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है।
तो 21 जून आपका राइट आंसर है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस डेट को सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधे लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात भी आपको याद रखनी है। 5 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस कह लें। ठीक है, 11 जुलाई और देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आप हमें 11 जुलाई को बताएंगे क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए आपके एग्जाम में पुस्तकों से 1-2 प्रश्न बनेगा, और मैं पुस्तकों का जो पूरा जो 2024, 25, 26 में समाचारों में रही हैं पुस्तकें, उनके ऊपर एक लेक्चर लेके बहुत जल्द आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए एग्जाम वॉरियर्स याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी की रचना है। अगला प्रश्न क्या है? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, क्रोएशिया। ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया आधिकारिक तौर पर यूरो जोन का 20वां सदस्य बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब पहले का प्रश्न है। ठीक है, तो अगर एंटोनियो गुटेरस के बारे में डायरेक्टली पूछे स्टैटिक जीके के रूप में, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और वर्तमान यूएन के प्रमुख के रूप में इनको हम देख रहे हैं। और अगर हम यूएन की स्थापना की बात करें, यूनाइटेड नेशन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, और WHO, WTO, ILO, ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्यालय भी कहाँ पे हैं? जेनेवा में है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके कहाँ पे हैं दोस्तों? जेनेवा में। ठीक है, और WHO की स्थापना के बारे में अगर प्रश्न बने तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल कब हुई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आप मुझे बताएंगे आपको सेशन डिटेल में चाहिए, या फिर ऐसे जैसे मतलब क्वेश्चन बताया आंसर बता दिया, इस टाइप से आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और उसी हिसाब से आपके सामने लेक्चर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।